हमें यकीन है कि आपने ये विद्युत क्षेत्र की रेखाएं यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखी होगी और अक्सर ये सोचने में आता होगा कि कोई चीज़ मानो इस धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज से बाहर बह रही है और कोई चीज़ इस ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज में अंदर बह रही है। हालांकि असल में ऐसा कुछ नहीं हो रहा। इस वीडियो में हम इस विचार को एक नए अंदाज में समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि किसी दिए गए क्षेत्र से कितना विद्युत क्षेत्र निकलता है, जिसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। फ्लक्स से हमें पता चलता है कि किसी वस्तु से कितना विद्युत क्षेत्र बाहर आ रहा है या फिर अंदर जा रहा है। हालांकि असल में ऐसा कोई भाव होता नहीं है, हम इसे चीज़ों को आसान करने के लिए करते हैं। और एक छोटा सा अंदाज़ा देने के लिए विद्युत फ्लक्स का समीकरण कुछ ऐसा दिखता है। हमें पता है ये देखने में काफ़ी मुश्किल लग रहा है, लेकिन इस वीडियो का लक्ष्य है कि अंत तक हम इसे एकदम शुरू से व्युत्पन्न कर ले, डिराइव कर ले। लेकिन शुरू करने से पहले आप सोच रहे होंगे, क्यों हम इस नए विचार की पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? हम ये एक और नई टर्म क्यों पढ़ रहे हैं? विद्युत फ्लक्स को क्यों पढ़ रहे हैं? इसका जवाब है कि आगे चलकर हम देखेंगे कि कूलम के व्युत्क्रम वर्ग नियम यानी इनवर्स स्क्वायर लॉ को एकदम बिल्कुल नए अंदाज में समझने में हमें इससे मदद मिलेगी। और इस नए तरीके को हम गॉस का नियम कहेंगे। बाद में हम देखेंगे कि ये गॉस का नियम हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जहां हमें कूलम के नियम से सवाल को हल करने में मुश्किल होगी, वहां पर गॉस का नियम बहुत उपयोगी होगा। तो शुरुआत कहाँ से करें? हमने सोचा कि किसी ऐसी चीज़ से शुरुआत करते हैं जो वाकई बहती हो, जैसे पानी। कल्पना कीजिए कि हमारे पास पानी है जो बह रहा है। मान लेते हैं कि पानी दाईं तरफ 10 मीटर प्रति सेकंड की गति से बह रहा है। और कल्पना कीजिए हम पानी के अंदर एक तरह की खिड़की लगा देते हैं और मान लेते हैं कि इस खिड़की का कोई क्षेत्रफल है, मान लेते हैं 2 वर्ग मीटर। अब सवाल है इस खिड़की से प्रति सेकंड कितना पानी बह रहा है। यही गणना हमें करना है। प्रति सेकंड कितना पानी बहता है, इसी को हम पानी का फ्लक्स कहेंगे और इसे हम फाई से दर्शाएंगे। तो ये हम निकालना चाहते हैं। आप इस वीडियो को रोकिए और विचार कीजिए। हम एक हिंट देते हैं, जब हम पूछते हैं कितना पानी, तो आप किस इकाई में जवाब देंगे? जाहिर है पानी की मात्रा लीटर या फिर घन मीटर में होगी, यानी हम घन मीटर प्रति सेकंड जैसी कोई इकाई की बात कर रहे हैं। इसलिए बढ़िया होगा कि आप वीडियो को रोकिए और खुद कोशिश करें। ठीक है, तो हम इसे इस तरह करना पसंद करते हैं। हम खिड़की के पीछे वाले हिस्से में पानी का एक आयताकार घनाभ मान लेते हैं। और आप देखेंगे कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मान लीजिए हमारे पास एक स्टॉप वॉच है जो 0 से शुरू कर रहे हैं। इसे 1 सेकंड के बाद हम बंद कर देंगे। अब इस 1 सेकंड में कितना पानी गुजरा इस खिड़की से? तो मान लीजिए हमने जब टाइमर शुरू किया और जब टाइमर बंद किया, उस बीच में ये आयताकार घनाभ जितना पानी बाहर चला गया। यानी कि जो इस आयताकार घनाभ का वॉल्यूम या आयतन होगा, उतना ही पानी गुजरा है। इसका आयतन यानी वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को गुणा करना होगा। अब अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई है 10 मीटर, क्योंकि हमने देखा है कि वेग है 10 मीटर प्रति सेकंड। अगर ये 20 मीटर प्रति सेकंड होता तो लंबाई 20 मीटर हो जाती। तो हमें लंबाई तो पता है। चौड़ाई और ऊंचाई के बदले हम यहाँ पे पूरा एक क्षेत्रफल ले सकते हैं। हमने इसे 2 वर्ग मीटर माना था। तो पानी का फ्लक्स लिखने के लिए हम लिखेंगे लंबाई गुणा क्षेत्रफल। लंबाई है 10 मीटर, क्षेत्रफल है 2। अब हमें इसे फ्लक्स लिखना है जो कि प्रति सेकंड होता है, तो इसलिए हमें इसको ऐसे लिखना चाहिए 10 मीटर प्रति सेकंड गुणा 2 मीटर स्क्वायर। यही हमारा फ्लक्स होगा। तो इसका मान 20 घन मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। अब ज़रा सोचिए, अगर ये खिड़की थोड़ी छोटी होती तो ये आयताकार घनाभ भी छोटा हो जाता, हमें कम फ्लक्स मिलता। तो क्षेत्रफल महत्वपूर्ण है। और अगर पानी की गति कम होती तो ये लंबाई छोटी हो जाती, जिससे फिर से वही बात हो जाती, आयतन छोटा हो जाता और फ्लक्स कम हो जाता। इसीलिए फ्लक्स होता है पानी का वेग गुणा खिड़की का क्षेत्रफल। और अगर पानी की जगह हवा होती तो हम यहाँ पर हवा का फ्लक्स कहते। बस इस तरह हमने पानी का फ्लक्स निकाल लिया। लेकिन जाहिर है आप कहेंगे हमें पानी के फ्लक्स से क्या मतलब, हमें तो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स चाहिए, विद्युत फ्लक्स चाहिए। ठीक है, अब हम पानी को विद्युत क्षेत्र से बदल सकते हैं। और इसे सोचने का तरीका ये है कि आप कल्पना करें कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी उसकी जो स्ट्रेंथ है वो पानी के वेग की तरह है। और विद्युत फ्लक्स का सूत्र क्या होगा? सोचिए, विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स, इसे हम फाई कहेंगे,
वेग की जगह विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ई आ जाएगी, और इसे हम कुछ हद तक वेग जैसा मान रहे हैं। हालांकि यहाँ वास्तव में कुछ बह नहीं रहा है। इसका सूत्र हो जाएगा विद्युत फ्लक्स बराबर विद्युत क्षेत्र गुणा क्षेत्रफल। तो अगर आप किसी भी तरह के क्षेत्र का फ्लक्स निकालना चाहे तो आप बस उस क्षेत्र की प्रबलता और क्षेत्रफल का गुणन कीजिए। जाहिर है कि यहाँ इकाई अलग होगी। हमें यकीन है कि आप सोच सकते हैं। विद्युत फ्लक्स की इकाई होगी विद्युत क्षेत्र की इकाई गुणा क्षेत्रफल की इकाई। अब ये इकाई हो गई न्यूटन वर्ग मीटर प्रति कूलम। आप समझ सकते हैं कि ये मान इंगित करता है कि उस क्षेत्रफल से होकर कितना विद्युत क्षेत्र बह रहा है। कठिन भाग का अधिकांश हिस्सा पूरा हो चुका है, लेकिन ये अभी सामान्य समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने एक विशेष स्थिति ली है जहां विद्युत क्षेत्र एक समान यानी यूनिफॉर्म था और खिड़की उस पर लंबवत यानी परपेंडिकुलर थी। अब हमें इसे व्यापक करना है, जनरलाइज करना है, जिसके लिए कुछ और कदम उठाने होंगे, लेकिन कड़ी मेहनत वाला हिस्सा तो लगभग खत्म हो गया है। तो मान लीजिए कि खिड़की विद्युत क्षेत्र पर लंबवत न होकर किसी कोण यानी एंगल पर झुकी है। अब विद्युत फ्लक्स कितना होगा? खिड़की तो वही है और उसका क्षेत्रफल भी वही है, लेकिन आप पहले सोचिए क्या बदल रहा है। अगर इससे मदद मिले तो आप पानी का उदाहरण लेकर सोच सकते हैं। और हाँ, हम इसका बगल वाला हिस्सा देख रहे हैं, साइड वाला हिस्सा, जिससे समझना थोड़ा आसान होगा। ठीक है, तो आप वीडियो रोककर इस पर विचार कीजिए। अब इस खिड़की से होकर फ्लक्स में क्या परिवर्तन होगा जब वो झुकी हुई है लेकिन क्षेत्रफल वही है? उम्मीद है आपने उत्तर सोचा होगा। आप इस चित्र में देख सकते हैं, पहले इस खिड़की में 3 विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही थी, लेकिन अब खिड़की झुक गई है। वे रेखाएं अब इसके भीतर से नहीं गुजर रही, इसलिए वे फ्लक्स में योगदान नहीं देगी। तो आप देख सकते हैं कि खिड़की के झुकने के कारण फ्लक्स कम हो गया है। और दूसरा सवाल यह है कि फ्लक्स बदल गया है, तो अब ये फ्लक्स की गणना कैसे करें? विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए विद्युत क्षेत्र गुणा एरिया यानी क्षेत्रफल नहीं कर सकते, क्योंकि वो तब सही होता है जब खिड़की लंबवत होती। अब हमें इस तरह सोचना होगा कि हमने खिड़की हटा दी और अब आप उस दिशा में देख रहे हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र मानो बह रहा है। आपकी दृष्टि में खिड़की का ऊपरी हिस्सा यहाँ पर है और निचला सिरा यहाँ पर। तो आपकी नज़र में विद्युत क्षेत्र जिस खिड़की से होकर गुजर रहा है वो वास्तव में सिर्फ ये वाला हिस्सा है। इसे हम प्रभावी क्षेत्रफल या इफेक्टिव एरिया कह सकते हैं, जिसके लंबवत विद्युत क्षेत्र गुजरता है। इसलिए विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए अब आपको असल क्षेत्रफल नहीं बल्कि ये प्रभावी क्षेत्रफल को विद्युत क्षेत्र से गुणा करना होगा। हम इस क्षेत्रफल को ए परपेंडिकुलर कह सकते हैं। अब हमें बस ए परपेंडिकुलर की गणना करनी है। तो हमारे समीकरण में छोटा सा संशोधन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र गुणा ए परपेंडिकुलर यानी क्षेत्रफल का लंबवत घटक। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस प्रभावी क्षेत्रफल को कैसे निकालें, तो वो त्रिकोणमिति से किया जा सकता है। यदि आपको कोण पता हो तो आप उससे ये हिसाब लगा सकते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, वो हम किसी और वीडियो में करेंगे, अभी नहीं। और अब आप मानेंगे कि खिड़की को आप जैसे जैसे ज़्यादा झुकाते हैं यानी कोण को बढ़ाते हैं, प्रभावी क्षेत्र यानी ए परपेंडिकुलर घटता जाता है और अंत में जब खिड़की विद्युत क्षेत्र के समांतर यानी पैरेलल हो जाती है तो ए परपेंडिकुलर शून्य हो जाता है और उस समय हम कहेंगे कि फ्लक्स भी शून्य है। ये समझ में भी आता है क्योंकि जब ये खिड़की इस तरह से झुकी हुई है तो उससे कुछ भी नहीं बह रहा है, उससे कुछ भी नहीं निकल रहा है। ठीक है, तो कोण भी मायने रखता है। तो क्या यही सबसे सामान्य समीकरण है? दरअसल नहीं। अभी इस पर हमें और काम करना है, क्योंकि हमने मान लिया था कि विद्युत क्षेत्र पूरी खिड़की पर एक समान है, यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो, यानी विद्युत क्षेत्र अगर एक समान न होकर हर जगह अलग अलग हो तो फिर, और साथ ही क्षेत्रफल भी वक्र यानी कर्वी हो तो आप फ्लक्स कैसे निकालेंगे? विद्युत क्षेत्र हर जगह बदल रहा है तो कौन सा मान लेंगे? और ए परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे जबकि कोण भी बदल रहा है? एक बार फिर हम चाहेंगे कि आप वीडियो को रोकिए और सोचिए। अब हम क्या कर सकते हैं? अब हम इस क्षेत्रफल को बहुत ही छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं, बेहद सूक्ष्म टुकड़ों में। विचार यह कि यदि वो टुकड़ा पर्याप्त छोटा हो तो हम उसे समतल यानी फ्लैट मान सकते हैं और उस टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र को लगभग एक सार यानी यूनिफॉर्म मान सकते हैं। इसे जितना छोटा लेंगे उतना ज़्यादा सही अनुमान मिलेगा।
फिर आप हर ऐसे टुकड़े पर फ्लक्स की गणना करें और इन सबको जोड़ दीजिए। तो गणितीय रूप से हम इसे कैसे लिखेंगे? इस छोटे टुकड़े के क्षेत्रफल को हम कलम में यानी कैलकुलस में डीए कहते हैं। और मान लीजिए उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसी दिशा में है जिसकी प्रबलता ई है, तो उस सूक्ष्म टुकड़े का फ्लक्स कैसे निकालेंगे? वही सूत्र, वो होगा ई गुणा उस टुकड़े का लंबवत क्षेत्रफल। तो उस बेहद छोटे फ्लक्स को हम डी फाई कहेंगे, यानी डी फाई बराबर ई गुणा डी ए। फिर आप इसको हर जगह कर दीजिए और सबके लिए इसे जोड़ दीजिए। और जब आप इन सबको जोड़ते हैं तो अनंत जोड़ यानी कि इन्फाइनाइट समीशन कर रहे होते हैं, जिसे हम समाकलन यानी इंटीग्रेशन से कर सकते हैं। तो कुल फ्लक्स जिसे हम फाई कहते हैं वो हो जाएगा ई गुणा डी ए का समाकलन। इस तरह आप सामान्य रूप से फ्लक्स की गणना करते हैं। बेशक हम इसे सदिश यानी वेक्टर रूप में लिख सकते हैं, जिसे हम किसी और वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल हम यही रुकते हैं। तो संक्षेप में विद्युत फ्लक्स एक ऐसा मान है जो आपको बताता है कि कोई विद्युत क्षेत्र किसी क्षेत्रफल से होकर कितना बह रहा है, और इसे निकालने का तरीका है विद्युत क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्रफल के लंबवत घटक से गुणा करना। और जाहिर है अगर विद्युत क्षेत्र हर जगह बदल रहा हो तो आप छोटे छोटे सतही टुकड़ों पर फ्लक्स निकालकर उसे पूरे सतह पर उसका समाकलन कर दें। याद रखिए कि अवधारणा सिर्फ विद्युत क्षेत्र के फ्लक्स के लिए नहीं, आगे आप चुंबकीय फ्लक्स यानी मैग्नेटिक फ्लक्स भी पढ़ेंगे, तो बस ई की जगह बी रख देंगे, वहाँ पर भी ये काम आएगा। आप किसी भी क्षेत्र का फ्लक्स इसी तरह से निकाल सकते हैं।